गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की विषय विज्ञान क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 51। ये वर्कशीट 4 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो कि हम आजकल आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर में आज हम एकल संकरण क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। एकल संकरण क्रॉस के द्वारा मेंडल ने आनुवंशिकता के 2 नियमों का प्रतिपादन किया था। उनमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। तो बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चुनाव किया था। मटर के पौधों का चुनाव मेंडल ने क्यों किया था? क्योंकि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन गुणों के आधार पर मेंडल ने मटर के पौधों को अपने प्रयोगों के लिए चुना था। उन गुणों में से एक गुण ये है कि मटर के पौधों में विकल्पी लक्षण पाए जाते हैं जो कि स्थूल रूप से या स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वो विकल्पी लक्षण कौन से थे? आपने कई विकल्पी लक्षण अपनी पिछली वर्कशीट में देखे थे मटर के पौधे में जो पाए जाते हैं। तो वो जो आपकी उन विकल्पी लक्षणों की सूची थी वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे बीज का आकार है, उसके 2 विकल्प हैं। बीज का रंग, उसके भी 2 विकल्प हैं। फूल का रंग, उसके भी 2 विकल्प हैं, बैंगनी और सफ़ेद। फूल की स्थिति, उसके भी 2 विकल्प हैं। फली का आकार, फली का रंग, तो सभी लक्षणों के 2-2 विकल्प हैं। पौधे की ऊंचाई, 2 विकल्प हैं, लंबा पौधा और भुना पौधा। तो इस तरह से हर लक्षण के 2-2 विकल्प मटर के पौधे में पाए जाते हैं। तो ये जो विकल्पी लक्षण मटर के पौधे में होते हैं ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव अपने प्रयोगों के लिए किया था। तो उन्होंने क्या किया, मेंडल ने बच्चों के अपने विकल्पी लक्षणों के साथ मटर के पौधों में आपस में संकरण करवाया। और संकरण का मतलब ये होता है कि आपस में क्रॉस करवाना। क्रॉस करवाने से जब 2 पौधों का आपस में संकरण करवाया जाता है तो उसके बाद हमें अगली पीढ़ी के पौधे प्राप्त होते हैं। तो मेंडल ने 2 विकल्पी लक्षण वाले पौधे लिए और उन पौधों का आपस में संकरण करवाया। और संकरण करवाने के बाद उसने पहली पीढ़ी उसे प्राप्त हुई और फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी। फिर उसने पहली और दूसरी पीढ़ियों की जो संतति थी, यानी जो उस पहली और दूसरी पीढ़ी के पौधे थे, उनका अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की कि उन पीढ़ियों में जो पहली और दूसरी पीढ़ी थे उनमें उन विकल्पी लक्षणों का अनुपात क्या रहता है। तो ये सब जब उसने देखा तो ये देखने के बाद उसको काफ़ी जो है नई बातें पता चली। और उस आधार पर उसने 2 नियम जो थे वो बताए थे, जो कि प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम है, जिसके बारे में हम अपनी इस वर्कशीट में पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए, आपके ये दोनों नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक आपका ये प्रभाविता का नियम और दूसरा है आपका पृथक्करण का नियम। तो मेंडल ने ये जो प्रयोग किए थे, आइए हम देखें कि मेंडल ने ये प्रयोग किस तरह से शुरू किए थे। तो मेंडल ने सावधानीपूर्वक कुछ परीक्षण किए और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो है वो जाते हैं। इस रहस्य का उन्होंने अनावरण किया, यानी इस रहस्य के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो है वो जाते हैं। मेंडल ने यह अवलोकन किया कि उसके बगीचे में मेंडल ने ये देखा कि उसके बगीचे में जो मटर के पौधे हैं उसके गुण, मटर के पौधों के गुण उनके माता के या पिता के गुणों से मिलते हैं। या तो मटर के पौधों के गुण उनके माता के गुणों जैसे हैं या पिता के गुणों जैसे हैं। यानी कोई भी पौधा ऐसा नहीं था जिसमें गुणों का मिश्रण जो है उन्हें मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए 2 पौधे अगर हम लेते हैं, मटर के 2 पौधे उन्होंने लिए, एक लंबा पौधा था और एक बूना पौधा था, एक लंबा और छोटा पौधा। तो उन्होंने देखा इस लंबे और छोटे पौधे में जब उन्होंने आपस में संकरण करवाया तो जो अगली पीढ़ी उनको प्राप्त हुई, उस अगली पीढ़ी के पौधे या तो लंबे थे या छोटे थे। कोई भी पौधा अगली पीढ़ी में ऐसा नहीं था जो कि उन दोनों का मिश्रण हो, लंबे और छोटे का मिश्रण, यानी कि मीडियम कद का पौधा जो था वो कोई भी नहीं था। यानी कि गुणों का मिश्रण अगली पीढ़ी में कोई भी पौधा ऐसा नहीं होता है जिसमें गुणों का मिश्रण दिखाई दे। इन परिणामों ने उसे आगे और गहन अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। तो वो और जानने की उनको इच्छा हुई कि ऐसा
और क्या है इन मटर के पौधों से उनको क्या रिज़ल्ट और जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने मटर के जो है वो लगभग 30,000 मटर के पौधों के ऊपर अपने परीक्षण किए और कई वर्षों तक ये उनके परीक्षण जो थे वो चलते रहे और उन परीक्षणों के आधार पर उन्होंने अपने निष्कर्ष जो है वो बताए। तो मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, तो उनमें से एक जो पौधा था उसमें फूलों का रंग था बैंगनी और दूसरा मटर का पौधा था जिसमें फूलों का रंग था सफ़ेद। तो बैंगनी और सफ़ेद रंग के फूल वाले पौधे उन्होंने लिए और उन दोनों पौधों में आपस में संकरण करवाया, पर परागन के द्वारा संकरण करवाया और संकरण करवाने के बाद उनको जो पहली पीढ़ी F1 प्राप्त हुई उसमें उन्होंने देखा कि सभी पौधे जो थे वो बैंगनी रंग के थे। सफ़ेद रंग के फूल वाला एक भी पौधा नहीं था। परंतु फिर उन्होंने क्या किया बच्चों कि जो F1 पीढ़ी के उनको बैंगनी फूल वाले पौधे मिले, वो उन्होंने ऐसे 2 पौधे लिए और उन दोनों पौधों का आपस में फिर से संकरण कराया स्वपरागन के द्वारा और फिर उसके बाद उससे उनको F2 पीढ़ी मिली और F2 पीढ़ी में उन्होंने देखा कि बैंगनी फूल वाले भी पौधे थे और सफ़ेद फूल वाले भी पौधे थे। बैंगनी फूल वाले पौधे ज़्यादा थे, 3 भाग जो था वो बैंगनी फूल वाले पौधों का था और 1 भाग जो था वो सफ़ेद फूल वाले पौधों का था। यानी बैंगनी और सफ़ेद फूल वाले पौधों का अनुपात F2 पीढ़ी में वो क्या रहा, 3:1। ये F2 पीढ़ी के पौधों का अनुपात था। तो इस आधार पर, इन निष्कर्षों के आधार पर मेंडल ने अपने ये 2 नियम जो थे वो बताए थे, यानी प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। इन नियमों को समझने के लिए बच्चों आपको इस एकल संकरण क्रॉस को हमें चित्र के द्वारा समझा रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो चित्र के द्वारा आप लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। एकल संकरण क्रॉस में बच्चों सबसे पहले तो ये है, हम एक लक्षण का विकल्प लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक लक्षण का विकल्प ले रहे हैं और वो लक्षण हमारा कौन सा है मटर के पौधे का, वो लक्षण है हमारा फूलों का रंग। तो मटर के पौधे में आपने देखा है कि फूलों के 2 तरह के रंग होते हैं, 2 तरह के फूल के रंग होते हैं, एक होता है बैंगनी रंग और एक होता है सफ़ेद फूल वाला पौधा। तो मेंडल ने 2 तरह के पौधे लिए, एक बैंगनी फूल वाला पौधा और एक सफ़ेद फूल वाला पौधा। इसे कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप माने पौधा दिखाई कैसा देता है, तो ये उसका फिनोटाइप हो गया। और जीनोटाइप का मतलब ये है जीन्स कैसे हैं। हर लक्षण के लिए बच्चों जीव के अंदर 2 जो है वो जीन्स पाए जाते हैं। हर लक्षण जो है वो 2 जीन्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें बैंगनी वाला फूल वाला जो लक्षण है उसके 2 जीन्स हमने लिए हैं, ये कैपिटल P से दिखाए हैं। और सफ़ेद फूल वाला जो लक्षण है दोनों जो है वो स्मॉल p से यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो ये दोनों जीन्स हैं। और उसके बाद क्या होगा, इन दोनों पौधों का, बैंगनी और सफ़ेद फूल वाले जो पौधे थे उनका आपस में संकरण करवाया पर परागन के द्वारा। जब पर परागन के द्वारा संकरण करवाया तो इससे उनको अगली पीढ़ी F1 पीढ़ी जो है वो मिली। तो इसको F1 पीढ़ी तक जाने से पहले बीच में क्या होता है, यहाँ पर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये जो युग्मक में क्या होता है, ये जो दोनों जीन्स है हमारे कैपिटल P और कैपिटल P, ये दोनों जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे। इधर से इसके भी दोनों ये जो जीन्स हैं ये दोनों हमारे अलग अलग हो जाएंगे और फिर उसके बाद F1 पीढ़ी में फिर से ये दोबारा जो जीन्स हैं ये पेयर में हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर F1 पीढ़ी में ये जो हमारे जीन्स हैं इस तरह से कैपिटल P और स्मॉल p के कॉम्बिनेशन में ये सारे जीन्स हमारे फिर से इकट्ठे हो जाते हैं उस F1 पीढ़ी के पौधों में। और इसलिए ये हमारा जीनोटाइप हो जाएगा इन पौधों का। सभी पौधों का जीनोटाइप आप देख रहे हो सेम है, कैपिटल P और स्मॉल p। और दिखने में ये इनका फिनोटाइप क्या रहेगा, बैंगनी फूल, क्योंकि सारे पौधे जो थे वो दिखने में बैंगनी फूल वाले थे। तो इसका मतलब ये है बच्चों, F1 पीढ़ी में सभी पौधे 100% पौधे जो थे वो बैंगनी फूल वाले थे और उनका जीनोटाइप था कैपिटल P और स्मॉल p। इस आधार पर उन्होंने लक्षणों की प्रभाविता का नियम जो था वो बताया। लक्षणों की प्रभाविता का नियम क्या है कि जब विरोधी लक्षण वाले पौधे, तो यहाँ पर हमने विरोधी लक्षण वाले पौधे लिए थे क्योंकि एक जो था पौधा था हमारा बैंगनी फूल वाला और दूसरा हमारा सफ़ेद फूल वाला था। तो विरोधी लक्षण वाले पौधे थे, उनमें जब आपस में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी यानी कि जो पहली पीढ़ी थी उसकी संतति में केवल एक लक्षण प्रदर्शित होता है। आपने देखा है कि F1 पीढ़ी की जो पौधे हैं ऊपर, इनमें केवल एक लक्षण यानी केवल बैंगनी फूल का लक्षण जो है वो प्रदर्शित होता है, सफ़ेद फूल वाला लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। तो यही आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि F1 पीढ़ी की संतति में केवल एक लक्षण प्रदर्शित होता है और इस लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और दूसरा लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है, इसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इस नियम को लक्षणों की प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया बच्चों, हमने F1 पीढ़ी
कैसे प्राप्त की। अब F1 पीढ़ी के जो पौधे थे जिनका जीनोटाइप था हमारा कैपिटल पी और स्मॉल पी, बैंगनी फूल वाले थे F1 पीढ़ी के पौधे और उनका जीनोटाइप था कैपिटल पी और स्मॉल पी। सभी पौधे जो थे वो इस तरह के थे। तो अब मेंडल ने क्या किया, अभी जो F1 पीढ़ी से पौधे प्राप्त हुए बैंगनी फूल वाले जिनका जीनोटाइप ये है, उनको लेकर उसने F2 पीढ़ी को प्राप्त करने की कोशिश की। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी जो है, F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधे उन्होंने लिए। F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधे, उनका फिनोटाइप है बैंगनी फूल वाले पौधे और जीनोटाइप उनका ये है। तो अब इसके बाद इन दोनों के अंदर, दोनों में आपस में संकरण करवाया गया स्वपरागन के द्वारा। और इससे पहले क्या होगा, यहाँ पर युग्मक बनेंगे। युग्मक में ये दोनों जो जीन्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद इनका दोबारा से कॉम्बिनेशन होना है, पेयर्स बनने हैं। तो पेयर्स बनने के लिए हम एक बॉक्स बना के उसके पेयर्स को समझेंगे। ये देखिए, ये पेयर्स आपके, ये दो ये हैं और ये वाले जो दोनों पेयर्स हैं ये आपके इधर दिखाए हुए हैं, ये वाले। तो इस तरह से यहाँ पर फिर से ये हमारे जीन्स के कॉम्बिनेशन इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हमारा, ये सारे इनके जीनोटाइप हैं। जीनोटाइप में आप देख रहे हो, ये जो जीनोटाइप है आपका ये अलग है। ये देखिए आप, एक जीनोटाइप आपका ये हो गया कैपिटल, दोनों कैपिटल पी हैं और दो जीनोटाइप आपके सेम हैं और एक जीनोटाइप आपका ये है। तो इस तरह से आपने देखा है बच्चों के यहाँ पर फिनोटाइप में F2 पीढ़ी में तीन जो पौधे हैं वो बैंगनी फूल के आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 पौधे आपको बैंगनी फूल वाले मिल रहे हैं और एक पौधा आपको सफ़ेद फूल वाला मिल रहा है। तो फिनोटाइप रेशियो हमारी क्या हो जाती है, 3:1। और जीनोटाइप रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, जीनोटाइप रेशियो में आप देखोगे कि जीन्स का कॉम्बिनेशन हमने देखना है। तो ये जीन्स का कॉम्बिनेशन हमारा अलग है, ये और ये दोनों हमारे अलग हैं और इस तरीके से, और ये वाला जो जीन्स का कॉम्बिनेशन है ये अलग है। तो हमारा जीनोटाइप की रेशियो क्या हो जाएगी, 1:2:1। ये हमारी जीनोटाइप रेशियो हो जाती है F2 पीढ़ी के लिए। अब इस तरीके से बच्चों, इस आधार पर, ये जो हमने क्रॉस, एकल संकरण क्रॉस किया है, इस आधार पर हम इसमें 3 निष्कर्ष आपके लिखे हुए हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है कि F1 पीढ़ी के पौधों में अप्रभावी लक्षण वंशागत तो होता है परंतु व्यक्त नहीं होता। तो F1 पीढ़ी का अप्रभावी लक्षण कौन सा था, सफ़ेद फूल वाला जो था वो अप्रभावी लक्षण था। वो वंशागत तो हुआ क्योंकि F1 पीढ़ी में आपने देखा कि F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उनमें जीन्स का कॉम्बिनेशन था कैपिटल पी और स्मॉल पी। तो ये आपका अप्रभावी लक्षण है। ये आता तो है, वंशागत तो होता है F1 पीढ़ी में, लेकिन ये व्यक्त नहीं होता, प्रदर्शित नहीं होता है। दूसरा निष्कर्ष है कि यह अप्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। यानी F2 पीढ़ी में ये अप्रभावी लक्षण जो सफ़ेद फूल वाला है, स्मॉल पी वाला लक्षण, ये F2 पीढ़ी में चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। लेकिन ये प्रदर्शित तभी होता है जब दोनों जो होंगे वो अप्रभावी लक्षण इकट्ठे होते हैं। जैसे यहाँ पर ये, जब स्मॉल पी और स्मॉल पी इकट्ठे होते हैं तभी ये लक्षण हमारा प्रदर्शित होता है और वो पौधा हमारा सफ़ेद फूल वाला होता है। उसके बाद है तीसरा जो निष्कर्ष है वो क्या है कि F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही लक्षण हमें दिखाई देते हैं और वो 3:1 रहता है। जैसे आप देख रहे हो इसमें F2 पीढ़ी में 3 हमारे बैंगनी फूल वाले पौधे हैं और एक पौधा हमारा सफ़ेद फूल वाला है। तो इसका मतलब F2 पीढ़ी में आपको दोनों ही लक्षण दिखाई देते हैं और उनका अनुपात क्या रहता है, 3:1। और इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आज की वर्कशीट थी। अब हम चलते हैं आज की वर्कशीट के क्वेश्चंस पे कि हमें इस वर्कशीट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो पहला है आपका, पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से, आप लोग इसका जो है आंसर लिख सकते हैं। प्रभावी लक्षण ये हो गया आपका प्रभावी लक्षण। लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं वो प्रभावी लक्षण है और जो लक्षण अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं वो अप्रभावी लक्षण है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एकल संकरण क्रॉस का चित्र बनाइए। तो ये आपको नीचे मैंने दिखाया है अभी एकल संकरण क्रॉस का चित्र, वो आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विषम युग्मजी को परिभाषित करना है। विषम युग्मजी क्या होता है, तो विषम युग्मजी की परिभाषा आप लोग यहाँ से देखेंगे। ये है आपकी विषम युग्मजी की परिभाषा। जब समरूप जोड़ी में दो गुणसूत्र अलग होते हैं, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है, तो उसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। इसके बाद है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऊपर वाला।
और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं होता, इस कथन की पुष्टि करनी है। तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको अभी मैंने नीचे जो दिखाया है वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहाँ देखेंगे, यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। तो आशा करती हूँ आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको बेटा कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं।